नाश्ते से फारिग होकर वो तीनों अरसे बाद आज हकीम खाने की कदीम कुतुब खाने में बैठे किताबों पर तबसरा करते पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। जब मुकद्दस का ध्यान और आग से भटक कर खिड़की के पार मेहमान खाने की बंद खिड़की पर गया। अब्बा, आप हमें अपनी किसी खास मेहमान से मुतारिफ करवाने वाले थे ना, हम कब से मुंतज़िर हैं, कोई अता पता ही नहीं। उसका अंदाज मुतजस्सिस सा था। हाँ हाँ, बिल्कुल तारुफ करवाने वाले थे, वो आराम कर रही हैं, जैसे ही जागती हैं आपसे मुतारिफ करवा देंगे और हमें पूरा यकीन है आपको उनसे मिलकर अच्छा लगेगा। उनका मुतबस्सम लहजा पुरवसूख था। वैसे अब्बा, हमने महसूस किया है खास मेहमान के जिक्र पर भाई के चेहरे के तासुरात कुछ अलग तेजी से बदलते हैं, कोई खास वजह इसकी? खोजती नजरें बदर पर जमाते उसने सवाल किया तो हाजी हकीम गड़बड़ा से गए, जबकि बदर ने आंखें सुकेड़ी। और ये अहम दरियाफ्त आपने कब की मोहतरमा? बजाय तस्लीम करने या गड़बड़ाने के बदर ने उल्टा चढ़ाई की। तभी जब इन मोहतरमा का जिक्र खैर हुआ था भाई, वो भी उसी की बहन थी। देख रहे हैं अब्बा, हमारी शागिर्द हमारे पढ़ाई असबाक हम ही पर आजमा रही हैं। कहीं से तो शुरू करना था ना, सोचा आपसे ही शुरुआत कर लें। लहजे में आजिज़ी समोए वो भी दू बदू बोली। वो बदर की सलाहियत की मोतरफ थी, इसीलिए पूरी चौकसी से मौजू को जेरे बहस रखे हुए थी। उस खास मेहमान की आमद खासी पुरअसरार थी। तजाद मरियम ने बताया कि वो बदर के साथ आई है और हाजी हकीम को वो बेहद अजीज़ है, जिसे उन्होंने अपनी नवासी की हैसियत से मुतारिफ करवाया। एक तो बदर के साथ लड़की का आना ही नामुमकिन सी बात, दूसरा हाजी हकीम का बिना किसी रिश्ते के एक जवान लड़की को घर में रखना, ये तो और भी अजीब बात थी। कुछ तो था जो मसलहतन या कसदन उनसे पोशीदा रखा जा रहा था। हवेली से वापसी के दौरान सरसरी सा हाजी हकीम ने उसे बताया और घर आकर थोड़ी मालूमात उसने मरियम से निकलवाई। बाकी तजस्सुस और पुरअसरारियत हनूज बरकरार थी। शाबाश, हमने सुन रखा था कि शागिर्द उस्ताद से दो हाथ आगे निकल जाते हैं, आज देखकर अशश करने को दिल कर रहा है। बदर ने बाज़ाब्ता ताली बजाकर शाबाशी दी। वैसे हमने तो कहा ही था आपसे, हमारे साथ पढ़ लें आप भी, देर अब भी नहीं हुई, अपने सरताज से इजाज़त लेकर एडमिशन करवा देता हूँ। वैसे वो मना तो नहीं करेंगे ना? बदर ने एक मरतबा फिर मौजूए गुफ्तगू को दूसरा रंग देना चाहा। इस दौरान और आँख उलटते मसरूफ़ हाजी हकीम छिड़ी बहस से कतई लाताल्लुकी ज़ाहिर करते, बस वक्फे वक्फे से मुस्कुराने पर इक्तफा कर रहे थे। वो सब बात की बात है, अभी बताएं खास मेहमान के खास की क्या वजह है? वो बला की कायां फिर वही नुक्ता सामने लेकर आई तो बदर ने उसकी मुस्तकिल मिजाजी पर घूरी डाली। अब्बा से पूछें, उनकी मेहमान है, आप मुझे क्यों इंटरोगेट कर रही हैं? वो जिद जोकर पहलू झटकना चाह रहा था, लेकिन हमें तो लग रहा है कि उनके खास होने की वजह का आपसे कुछ ताल्लुक है। वो मशकूक हुई। मेरा ही क्यों? आपका भी हो सकता है। क्यों अब्बा? हमारा क्यों? हम तो उन्हें जानते ही नहीं। जान जाएंगी। क्यों अब्बा? उसने एक मर्तबा फिर हाजी हकीम को घसीटा तो उन्होंने किताब ज़रा नीचे रखकर दोनों को सरजनशी घूरी से नवाजा, जो हमेशा की तरह अपनी बहस में उन्हें ख्वार कर रहे थे। दोनों ही सब्र कर लें, वो जाग गई होंगी, अभी हम आपको उनसे मिलवा देते हैं। मरियम बेटा ज़रा इधर आएँ। आंगन में कुछ सूखने के लिए डाल रही मरियम को उन्होंने वहीं से आवाज़ लगाई। जी। वो दुपट्टा दुरुस्त करती सीढ़ियों तक आई। जाकर ज़रा देखें तो वर्दा बेटी जागी या नहीं? वो तो कब का जाग गई है ना, आपके साथ नहीं? वो बताते साथ ही उसने अंदर भी झांक कर देखा। क्या मतलब? बदर और हाजी हकीम दोनों चौंके। आप लोगों के हवेली निकलने के बाद ही वो जाग गई थी। मैंने उनका नाश्ता अंडा और ब्रेड बना कर दिया, फिर उन्होंने कहा कि वो लाइब्रेरी जा रही हैं, उन्हें तो आपके साथ ही होना चाहिए। मरियम के बताने पर दोनों के माथे पर परेशानी की शिकनें साफ देखी जा सकती थीं। आपने उनके कमरे में देखा? जी, उनका कमरा साफ करके बंद करने के बाद ही मैंने पूरे घर की सफाई की है। दोबारा जाकर देखें, वो कोई किताब लेकर बैठ जाएं तो आवाज़ नहीं करती। मरियम को हिदायत देता बदर खुद भी उठकर तेज़ी से वहाँ से निकला। हाजी हकीम भी परेशानी से बुड़बुड़ाते उजलतन घर वाले हिस्से की सिम बढ़े। मुकद्दस दोनों को इस कदर परेशान देख उधेड़ बन का शिकार उनके पीछे आई थी। फिर उन सब ने मिलकर एक जीती जाती लड़की को पूरे घर में किसी छोटी सुई की तलाश करने जितनी बारीकी से बारी बारी से खंगाल डाला, लेकिन वो ना थी ना उन्हें मिली थी। उफ, कहाँ चली गई बच्ची? हाजी हकीम परेशानी से पसीने में भीग गए थे। फातिमा भी की मुसलसल ताखीर की वजह से 2-3 दिनों से वो काफ़ी बेचैन हो रही थी, कहीं जज्बात में आकर खुद ही ना निकल पड़ी हो। जैसी उनकी नफ्सियात है, गुस्सा और ज़िद में कुछ भी कर सकती हैं। पेशानी सहलाते बदर ने खदशा जाहिर किया तो हाजी हकीम का हाथ दिल पर पड़ा था दहलकर। बदर, अच्छा गुमान रखें बेटा, अनजान जगह है, बच्ची कहाँ जाएगी भला? उफ, क्या जवाब दूंगा मैं फातिमा भी और समिया बेटी को? हाजी हकीम फिक्र में पुज मुर्दा होने लगे। मुकद्दस बस खामोशी से दोनों की फिक्र की गहराई नाप रही थी। अब्बा, वो यहाँ मेरी जिम्मेदारी पर आई थी, मैं मज़ीद वक्त इंतज़ार में ज़ाया नहीं कर सकता। बदर बाइक की चाबी जेब से बरामद करता हुआ दरवाजे की सिम पड़ने लगा कि मुकद्दस ने उसके बाजू पर गिरफ्त बनाई। रहमत,
कौन है भाई वो, और हमारा ऐसा कौन सा रिश्तेदार है जो यहाँ की गलियों से वाकिफ़ नहीं। मुकद्दस, ये वक्त सही नहीं है बेटा, आप इसे जाने दें, हम बाद में बताएंगे, अभी उस बच्ची की तलाश ज़रूरी है। हाजी हकीम ने बदर का बाजू आज़ाद कराना चाहा। अब्बा, हम इनकी तलाश में आसानी के लिए कह रहे हैं, इनके अच्छे ताल्लुकात हैं, लोग हैं इनके पास, आप कुछ बताएं तो हम उन्हें कॉल कर देते हैं। ये अपने लोगों को तलाश में लगा कर तलाश करेंगे, ज़्यादा लोग होंगे तो आसानी होगी ना, बेहतर है कि वो इस मामले में पड़े ही मत। बदर का अंदाज कतई था। भाई, अच्छा मरियम आप बताएं, नाश्ते के दौरान उन्होंने आपसे कोई बात की, कुछ पूछा या बताया? मुकद्दस को नज़रअंदाज करते उसने मरियम से एक दफ़ा पूछा। जी, वही आप लोगों के मुतालिक पूछा, और वो जहन पर जोर डालती सोचने लगी। याद करें, कहीं जा रही हैं, ऐसा कुछ बताया? ऐसा तो नहीं, बस वैसे ही हवेली के मुतालिक पूछ रही थी कुछ। हवेली के मुतालिक क्या पूछ रही थी वो? हवेली के नाम पर दोनों दादा पोते को झटका लगा। मैं और भाभी पारांसा के मुतालिक बात कर रहे थे तो वैसे ही उन्होंने पूछा हवेली कहाँ है, बड़े सरकार का नाम क्या है, फ्यूडल फैमिली, फ्यूडल सिस्टम, और पता नहीं क्या क्या पूछ रही थी। हमने जितना मालूम था बताया और फिर वो नाश्ता छोड़कर चली गई। फिर कहा लाइब्रेरी जा रही हूँ। लब चबाते वो बताकर साइड पर हुई। अब दोनों दादा पोते के अजहद संजीदा तासुरात देख बासानी अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि बात और वो लड़की उसकी सोच से ज़्यादा पुरअसरार और अहम है। कहीं वो हवेली तो किसी अनहोनी के ख्याल से चौंक कर उन्हों दोनों ने एक दूसरे को देखा। अब्बा, कम अज़ कम अब कुछ बताएंगे आप लोग हमें? मुकद्दस की सख्ती से दरियाफ़्त करने पर दोनों ने एक मरतबा फिर निगाहों का तबादला किया। मरियम, रहमत का अबाया लेकर आएँ आप जल्दी। रहमत, हम आपको सब कुछ रास्ते में बताएंगे, अभी हमारा हवेली पहुंचना बहुत ज़रूरी है, वरना आप सोच भी नहीं सकती कि क्या हो जाएगा। बदर तेज़ी से बाहर निकला और फिर तीनों हवेली के लिए रवाना हुए थे, उस तूफान को रोकने जिसका आना तय था, और तयशुदा चीज़ को भला कौन टाल सकता है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हवेली में कदम रखने की? वो दीजान के रूम से निकलकर राहदारी से गुजर रहा था जब नीचे से उभरी चिंघाड़ती हुई आवाज़ पर अजीब सी मुस्कुराहट ने उसके लबों की तराश में जगह बनाई, जैसे उसे उसी पुकार का इंतज़ार हो। वो आराम आराम से कदम उठाता बालाई मंजिल के खुले हिस्से में चला आया। मेरी हिम्मत होनी क्यों नहीं थी भला? ग्रिल पर कोनिया टिकाए वो सुलगा देने वाले अंदाज में हंसा। एक मर्तबा फिर मेरे बेटे की जान खतरे में डालकर जानबूझकर तुम गायब हुए थे, क्या मैं नहीं जानती? और तुम्हें क्या लगता है उसके लिए मैं तुम्हें बख्श दूंगी? वो जख्म खाती नागन की तरह पुकारी। अरे वाह, आप तो बड़ी ज़हीन है, मेरा खतरनाक मकसद ताक चुकी हैं। मसनूई ताज्जुब से चौंकते उसने जैसे चटखारा लिया। और रही बात बख्शने की तो बस 1 मिनट रुके। हाथ उठाकर उन्हें ठहरने का इशारा करता वो अपने कमरे की तरफ दौड़ा, और जब 4-4 सीढ़ियां फलांगता हुआ नीचे आया तो उसके कंधे पर राइफल झूल रही थी। इतनी देर में नीचे मुलाजिम समेत सभी जमा हो गए थे, बस दीजान और बारान गायब थे। शायद दीवारें साउंड प्रूफ होने की वजह से उन तक आवाज़ नहीं पहुंची थी। तुम मुझे इससे डराओगी? वो गुर्राती उसके मुकाबले। अरे नहीं नाज़मा सा, मेरी इतनी मजाल का, मैं तो आपकी मदद कर रहा हूँ। जला देने वाली मुस्कुराहट के साथ उसने राइफल कंधे से उतारी। ये राइफल है, ये दबाने से इसमें किसी का भी सीना भून देने वाला मादा निकलता है। लें पकड़ें और अपने बेटों के कातिल से हिसाब बेबाक कर लें। इत्मीनान से मैकेनिज्म समझाकर वो उसी तमानियत से मुस्कुरा रहा था जबकि उसके आसपास लोगों को सांप सूंघ गया। ए लड़के, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये क्या कर रहे हो तुम? जोहरा उस्मानी दहल कर बीच में आए। क्या कर रहा हूँ? यही तो चाहती है ना आप लोग हमेशा से, तो खुद कहीं मर खप जाओ ना। अपने गंदे खून का इल्ज़ाम हमारे सर पर क्यों डालना है तुमने? तनफ्फुर से झड़कते समरा उस्मानी ने उसके हाथ से राइफल लेकर एक जानिब उछाला। गंदा खून। इस तहज़ाइया हंसता वो एक कदम पीछे हुआ। आपके भाई का खून गंदा है? आपके बाप का खून गंदा है? मतलब आपका भी खून गंदा है? ज़ुबान संभालो बदजात लड़के, ज़बान संभालो अपनी। सिर्फ तुम्हारा खून गंदा है और तुम हमारा खून हो ही नहीं। हमारा खून ऐसा बेगैरत नहीं हो सकता, तुम सिर्फ उस तवाइफ का खून हो। समरा उस्मानी उसके सन्नाटेदार तमाचा रसीद करते हुए अल्फाज पर बिलबिला उठी थी। आह! वो सर झटक कर इस बात में सर हिलाता वापस नाज़मा उस्मानी के मुकाबला। आप तो मुझे नहीं बख्शने वाली थी ना? और आप बिल्कुल सही समझी, मुझे सरदार बनना है। आप सबसे ये जागीर, ये ऐशो इशरत सब छीन कर अपना इंतकाम लेना, यही तो मेरा हमेशा से मकसद था। और मेरी कामयाबी की राह में आपके दोनों बेटे बहुत बड़ी रुकावट हैं, तो सोचा पहले उन्हें। मक्कारी से कहते वो कमीनगी से हंसा तो जैसे नाज़मा बेगम की रगों में यकायक शरारे दौड़ गए।
तुम्हारी जान ले लूँगी मैं आज। झपट कर राइफल उठाते उन्होंने उसके सीने पर रखते ट्रिगर को दबाया और फिर छन्नाके की आवाज़ के साथ दिल खराश चीखों से हवेली की दरो दीवार लर्जा तारी होते सकूत छाया। दिलावर मासा। एक तरफ से बारान ने आकर नाजमा बेगम के हाथ से राइफल खींचकर फेंका तो दूसरी तरफ से हवास भागता शिराज उस्मानी ने दिलावर को बाजू से जकड़कर अपनी तरफ खींचा, जिसे उसने तनफ्फुर से फौरन ही झटक दिया। मासा, होश में आप क्या कर रही थी आप? उन्हें झंझोड़ते हुए बारान की सांस हनूज बिखरी हुई थी, जो मुलाजमा की इत्तला पर दौड़ता नीचे आया, और अगर ज़रा देर हो जाती तो आगे वो सोचना भी नहीं चाहता था। इस सपूले ने मेरे मीज़ान को मारा, इसने तुम्हें मारने की साजिश की, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। वो जुनून इश्तियाल में बुरी तरह मचलने लगी। मासा होश में आए, अपनी तकलीफ का ख्याल किए बगैर बारान ने दोनों बाजुओं से मजबूती से उन्हें पकड़ा था। और खुदारा निकाल दें अपने दिमाग से ये फतूर, किसी ने किसी को नहीं मारा, कोई किसी को नहीं मार सकता। मीज़ान की मौत से दिलावर का कोई ताल्लुक नहीं, समझती क्यों नहीं है आप? वो पहली बार हलक के बल चीखता सबकी रूह लर्जा गया। लेकिन इसने जुनैद जुनैद जी भाई साहब, बारान की धाड़ पर एक जानिब सुन खड़ा। जुनैद हड़बड़ा कर सामने आया। बताओ सबको उस रात फार्म हाउस पर क्या हुआ था? जी मैं बताओ सबको कि उस रात फार्म हाउस पर क्या हुआ था? जी मैं। जुनैद की सांस हलक में अटकी। बारान, जुनैद को क्या मालूम? समरा बेगम अपने बेटे के बीच में आने पर तड़प कर बीच में आई। फुफो साहब बस 1 मिनट। हाथ उठाकर उन्हें रोकते उसने तेज नज़र जुनैद पर डाली, जो बार बार हलक तर कर रहा था। बाकी सब सांस रोके अगले इंकशाफ के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। बस दिलावर पुरसकून सा सीने पर हाथ बांधे तमाशे का अगला सीन देखने का मुंतजिर था। उस दिन फार्म हाउस पर मैंने ही मीज़ान से कहा था कि मौसम ख़राब हो रहा है और बाकी सब अपनी गाड़ियों की चाबी देंगे नहीं, सो वो दिलावर की जीप लेकर निकल जाए। और मुजरिमाना अंदाज में इतराफ़ करते वो हलक तर करने रुका, और मैंने दिलावर से छुप कर उसकी जीप की चाबी लाकर मीज़ान को दी थी। दिलावर को तो इल्म भी नहीं था इसका। मैं इतना खौफज़दा हो गया था कि मैंने सिवाय बारान भाई के किसी को नहीं बताया कि वो मैं था, दिलावर नहीं। पशेमानी से गर्दन झुकाए खुश्क लबों पर जुबान फेरते बिलाखिर आज उसने इतराफ़ कर ही लिया। गो के सब जानते थे मीज़ान के साथ हुए हादसे की हकीकत, लेकिन नाज़मा उस्मानी को खुद साख्ता सोच और नंदों के बढ़ चढ़ कर उस सोच को बढ़ावा देने का जवाब आज जुनैद के इतराफ़ ने ख़त्म कर दिया। पशेमानी से गर्दन झुकाए खुश्क लबों पर जुबान फेरते बिलाखिर आज उसने इतराफ़ कर ही लिया था। गो के सब जानते थे कि मीज़ान के साथ हुए हादसे की हकीकत क्या है, लेकिन नाज़मा उस्मानी को खुद साख्ता सोच और नंदों को बढ़ चढ़ कर उस सोच को बढ़ावा देने का जवाब आज जुनैद के इतराफ़ ने ख़त्म कर दिया, जिस पर दोनों ही बगलें झांकने लगी। अरे ये तो ट्विस्ट हो गया। मुजहकीर से बंदे को अब सारी ज़िंदगी आप दोनों का एहसानमंद रहना होगा। शुक्रिया जुनैद सा, शुक्रिया बारान सा। लहजे में बनावटी आजिज़ी समोई उसने तमस्कराना निगाह नाज़मा उस्मानी पर टिकाई। कुछ कहना चाहेंगी आप इस पर फूफो सा, प्यारी फूफो सा? उनका दिल जलाते अंदाज पर समरा उस्मानी ने तनफ्फुर से पहलू बदला। वैसे सिर्फ मीज़ान वाले फ़र्द जुर्म की गवाही पेश हुई है, बारान सा वाला जुर्म हनूज कायम है। आप चाहें तो। उसने दोनों बाजू खोलकर अपना वसी सीना पेश करते हुए उन्हें उकसाया। दिलावर बस बस कर जाओ। उसके राइफल उठाने के लिए झुकने से कबल ही शिराज उस्मानी ने उसके बाजू को झटक कर उसे पीछे धक्का दिया। आपके मुंह में भी जुबान है? उसने मसनूई ताज्जुब से बाप को देखा। कमाल है भाई, आज तो मोजज़ात का दिन है, कोई मेरे हक में गवाही दे रहा है। कहीं गूंगों को कुव्वत गोयाई अता हो गई, मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा ना? ये तो सच है। बाजू पर चुटकी भरते उसने इस्तेज़ाइया बाप पर निगाह डाली, जो तासुब ज़दा निगाहों से उसे ही देख रहे थे। हो गया, अब अंदर जाओ, मज़ीद तमाशा मत लगाओ। शिराज उस्मानी का नीचा लहजा लिजाजत आमेज़ था। तमाशा लगाना तो इसकी खून की तासीर में है, और जिस दिन इसने इस कलंक को उठाकर हवेली के माथे पर सजाया, हवेली का तमाशा बनकर रह गया। छोड़ दिया होता इसे इसकी माँ के साथ तो कहीं मर खप जाता। कम अज़ कम हमारी नस्लें तो। आपा, ज़ोहरा उस्मानी के ज़हर अल्फाज पर शिराज उस्मानी के लब वाह होने ही लगे थे कि उसने कता कलाम किया। ठीक कह रही हैं आपकी बहन, छोड़ क्यों नहीं दिया था मुझे? तुम चुप रहो, मैं चुप नहीं रहूँगा। वो उनसे ऊंची आवाज़ में धाड़ा। आज जब आपके लबों का कुफ्ल टूटा ही है तो मेरे एक सवाल का जवाब दे ही दें। वो आईनी चट्टान की मानिंद उनके मुकाबिल जमकर खड़ा हुआ। दिलावर,
मुलाजमा की तला पर हाँफती हुई दी जान के पैरों से सूरत हाल की संगीनी ने जान खींच ली थी। मेरी मौत मेरे लबों पर हो और कोई मुझे कहे कि जिंदगी के बदले मैं आपसे खुद को जन्म देने वाली औरत के मुतालिक सवाल करूं, तो उस सूरत भी मैं मौत को गले लगाना पसंद करता, बजाय उस सवाल के लबों तक लाने के। लेकिन आज पूछ रहा हूँ, मुझे जन्म देने वाली औरत से आपका क्या ताल्लुक था? कोई ताल्लुक था भी, या मैं वाकई किसी गुनाह की चटाह? उसके इश्तियाल की भट्टी से निकलते रकीक अल्फाज का सिलसिला सन्नाटेदार थप्पड़ की गूंज के साथ हर जानिब सकूत फैला गया। हाल में मौजूद हाजरीन के साथ दरो दीवार तक फटे फटी निगाहों से बरसों से मिट्टी के माधु में ढले शिराज उस्मानी के इस इकदाम को देख भी यकीनी से साकित थे, जो बुरी तरह हाँप रहे थे।